नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 5th चैप्टर, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये इसका चौथा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। तीन तरह के सॉल्ट्स मुख्यतः होते हैं। देखते हैं। एक्टिविटी: प्रिपेयर 10 ml aqueous solutions from 1 gram each of sodium chloride, ammonium chloride and sodium bicarbonate. Measure pH of each solution by means of pH paper. Are the values the same for all three? Classify the salts based on the pH values. देखिए, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट 10-10 ग्राम सॉरी 1-1 ग्राम लेने हैं 10 ml पानी में और उसके सॉल्यूशंस बनाने हैं। ठीक है, तो उनके पीएच वैल्यूज क्या होती है वो पता करना है। देखिए, पीएच वैल्यूज सेम नहीं आएंगी तीनों की। pH value of sodium chloride solution will be 7, that is neutral solution. pH value of ammonium chloride solution will be less than 7, that is acidic. And pH value of sodium bicarbonate solution will be greater than 7, that is basic. We have seen that salts are formed by the reaction between acids and bases. हमें पता है, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। एसिड्स और बेसेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उससे सॉल्ट्स बनते हैं। दो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिजल्टिंग सॉल्ट्स आर नॉट ऑलवेज न्यूट्रल। देखिए, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन का नाम तो दिया है, लेकिन हर बार जो रिजल्टेंट जो होंगे, प्रोडक्ट्स जो होंगे सॉल्ट्स बने हुए, वो हमेशा न्यूट्रल ही होंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। A neutral salt is formed by neutralization of a strong acid by a strong base. Neutral salt कब बनता है? जब strong acid react होता है strong base के साथ, neutralization reaction होती है, तब एक neutral salt बनता है। The aqueous solution of a neutral salt has pH equal to 7. Neutral salt के aqueous solution की pH value होती है 7. An acidic salt is formed by neutralization reaction between a strong acid and a weak base. देखिए, अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सहभागी होने वाले एसिड और बेस कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसका रिजल्ट एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट होगा। द पीएच ऑफ द एक्वेस सोल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7, तो इसका पीएच वैल्यू जो होगा वो 7 से कम होगा। On the contrary, a basic salt is formed by neutralization reaction between a weak acid and a strong base. अगर weak acid है और strong base है, उनके बीच में रिएक्शन हो रही है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। The pH of an aqueous solution of such a basic salt is greater than 7. उसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। Classify the following salts into types: acidic, basic and neutral. Sodium sulfate, potassium chloride, ammonium nitrate, sodium carbonate, sodium acetate, sodium chloride. तो ये क्लासिफाई करने के लिए कहा गया है। तो तीन सेक्शंस कीजिए। देखिए, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स और न्यूट्रल सॉल्ट्स। मैं आपको एक एक बताता हूँ। एसिडिक सॉल्ट्स कौन से है इसमें से? अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एसिडिक सॉल्ट है। फिर बेसिक सॉल्ट्स कौन से है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट, ये जो है वो बेसिक सॉल्ट्स है। और न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से हैं? सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल सॉल्ट्स है। ये आप लिख सकते हैं। कंप्लीट द रिएक्शंस इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे दिए गए रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड gives another salt of metal plus carbon dioxide. जब कोई कार्बोनेट सॉल्ट होता है मेटल का, किसी कार्बोनेट सॉल्ट यानी CO3 कहते हैं, और बाइकार्बोनेट यानी HCO3, तो कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल when reacts with dilute acid gives another salt of the same metal plus carbon dioxide gas is released. Na2CO3 solid state plus 2HCl aqueous gives 2NaCl aqueous plus CO2 is released.
गैसियस। देखिए यहाँ पर Na2CO3 दिया है और यहाँ रिलीज हो रहा है Na2SO4, यानी एसिड कौन सा होगा, Na2CO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स Na2SO4 aqueous प्लस CO2 gaseous. CaCO3 solid plus 2HNO3 nitric acid aqueous gives CaNO3 twice. Ca लिखना है और ब्रैकेट में NO3 करना है, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे 2 लिखना है, CaNO3 twice प्लस CO2 प्लस H2O, H2O भी रिलीज होता है यहाँ पर। फिर K2CO3 solid प्लस H2SO4 aqueous gives K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट, bicarbonate salt of metal plus dilute acid gives another salt of metal plus carbon dioxide plus water. तो देखिए NaHCO3 solid plus HCl aqueous gives NaCl aqueous plus CO2 plus H2O liquid. KHCO3 plus HNO3 gives KNO3 plus CO2 plus H2O. NaHCO3 plus CH3COOH, देखिए एसिटिक एसिड CH3COOH gives CH3COONA सोडियम एसिटेट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्टिविटी, take some crystals of blue vitriol in 2 test tubes, add some water in 1 test tube and shake it. What did you see? What is the color of the solution formed? Heat the other test tube on low flame of the burner. What did you see? What change did occur in the color of blue vitriol? What did you see in the upper part of the test tube? ये सभी के प्रश्नों के उत्तर आगे हमें पता चलने वाले। When the second test tube cools down, add some water in it and shake. What is the color of the resulting solution? What inference can be drawn from this observation? देखिए 2 टेस्ट ट्यूब्स में ब्लू विट्रियोल नाम का एक सब्सटेंस होता है, वो लेना है, ठीक है। देखिए क्या होता है, ऑन हीटिंग द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रियोल ब्रोक डाउन टू फॉर्म अ कलरलेस पाउडर एंड वाटर केम आउट। देखिए ब्लू विट्रियोल जो होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं उसके जो ब्लू कलर के होते हैं। जब हम उसे हीट करते हैं तब वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल जैसे शुगर के क्रिस्टल्स पता है ना आपको, वैसे, यानी हर एक शुगर का दाना देखिए उसका एक डेफिनेट शेप होता है, सभी एक ही साइज के शेप के होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है क्रिस्टल्स। तो ऐसे ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रियोल जो होता है उसे हीट करने के बाद वो उसमें से कलरलेस पाउडर बन जाती है और वाटर केम आउट, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। दिस वाटर वॉज पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू विट्रियोल। तो ये जो ब्लू विट्रियोल है, विट्रियोल केमिकल जो है वो, उसमें पानी होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, और वो पानी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में उन्हें बिठाते हैं विट्रियोल के मॉलिक्यूल्स को, उसके कारण वो क्रिस्टल्स बनते हैं। उसके जब हीट किया जाता है तब उसमें से पानी निकल जाता है और पाउडर बन जाती है जो नॉन क्रिस्टलाइन होती है, जिसे एमोर्फस भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टल्स बनाने के लिए जो पानी यूज किया जाता है उसे कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। On adding water to the white powder, a solution was formed which had the same color as the solution in the first test tube. देखिए जब उस व्हाइट पाउडर में पानी डाला जाता है तब उसका कलर बिल्कुल पहले के टेस्ट ट्यूब जैसा ही होता है, यानी ब्लू कलर का ही होता है, ठीक है। देखिए कॉपर सल्फेट ब्लू वो है, उसको हीट करने के बाद ऑन गिविंग हीट टू कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट पाउडर बन गया व्हाइट, ये विट्रियोल यानी कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर पानी की बूंदें जमा हुए होंगी, मॉइस्चर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको कहते हैं जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए यूज किया जाता है उसे कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। From this we come to know that no chemical change has occurred in the crystals of blue vitriol due to heating. देखिए हीटिंग के कारण कोई भी उनमें केमिकल चेंज नहीं आया है। केमिस्ट
केमिकल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया है, बस फिजिकल चेंज आया है। यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म था, वो एक डेफिनेट शेप था उसका, और कलर ब्लू था, और यहाँ पर पाउडर फॉर्म है और व्हाइट कलर है। बस फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हुई है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी ही है। Losing water on heating blue vitriol, breaking down of crystal structure, losing blue color and regaining blue color on adding water are all physical changes। ये सारे physical changes है। कलर चेंज हो रहा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म का पाउडर फॉर्म में आ रहा है, तो ये फिजिकल चेंजेस है। लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर में, उसके केमिकल बॉन्डिंग्स में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रिपीट द अबो एक्टिविटी फॉर फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड, देखिए ये जो है क्रिस्टल को कैसे दर्शाया जाता है। देखिए कॉपर सल्फेट यानी विट्रियोल, CuSO4 डॉट 5H2O, यानी हर एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ये CuSO4 dot 5H2O is the crystalline form. When we heat it, it gives CuSO4 powder form, white colored, plus 5H2O molecules are released. ठीक है, देखिए इसका एक्टिविटीज आगे दिया है, वो देखते हैं। Apparatus, evaporating dish, Bunsen burner, tripod stand, wire gauge, etc. Chemicals, alum। टेक यहाँ पर दिए है ये विट्रियोल, फेरस सल्फेट वगैरह, उसके फॉर्मूले। देखिए पहले ये देखते हैं। केमिकल्स, अलम, अलम यानी तुरटी ज्याला म्हणता। तुरटी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन पानी अगर मड़ी है, बहुत गंदा पानी है, तो उसमें अगर हम ये अलम का टुकड़ा घुमाते हैं, उसमें घुमाया जाता है, और वो थोड़ा देर स्टेबल रखा जाता है पानी, तो वो पूरी गंदगी नीचे जमा होती है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, तुरटी। प्रोसीजर, टेक अ स्मॉल स्टोन ऑफ अलम इन द इवेपोरेटिंग डिश, कीप द डिश ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट बाय द विद द हेल्प ऑफ बर्नर। देखिए ये अलम का एक टुकड़ा लेना है और एक डिश में रखना है, और उसको नीचे से हीट करना है बर्नर की मदद से। बुनसेन बर्नर एक बर्नर होता है गैस पर चलने वाला। ठीक है, व्हाट डिड यू सी इन द डिश, व्हाट इज मीन बाय पफ्ड अलम। तो ये जो है उसको जब हीट करते हैं हम अलम को, आप देख लीजिए एक प्रयोग करके, तो उसे जब हीट करते हैं तो वो फूल जाता है, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना। पॉपकॉर्न का जब हम कॉर्न का दाना जो होता है वो जब हीट करते हैं तब वो फूल जाता है, और उसमें से एक बड़ा ये बन जाता है पॉपकॉर्न। वैसे ही ये अलम जब हम हीट करते हैं तब वो फूल जाता है, बिल्कुल एक पॉपकॉर्न की तरह ही दिखता है। तो उसे कहा जाता है पफ्ड अलम। पफ्ड अलम यानी फूला हुआ, फुगलेला अलम। Ionic compounds are crystalline in nature. These crystals are formed as the result of definite arrangement of ions. देखिए आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, वो क्रिस्टल्स बनाने की उनकी टेंडेंसी होती है। और ये क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, आयंस के बीच में एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, एक पैटर्न वाला अरेंजमेंट होता है, उसके कारण ये क्रिस्टल्स बनते हैं। इन द क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड्स वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस अरेंजमेंट। तो कुछ कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स बनाने के लिए वो वाटर मॉलिक्यूल्स की भी मदद ली जाती है। ठीक है, दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। The water of crystallization is present in a definite proportion of the chemical formula of the compound. तो वो water of crystallization का number of water molecules जो होते हैं वो कुछ ठराविक जो है proportion में होते हैं। यानी जैसे एक कॉपर सल्फेट के, एक क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल के लिए 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसा कुछ डेफिनेट 1:5 यहाँ पर प्रोपोर्शन है, वैसा कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। इट इज इंडिकेटेड इन द केमिकल फॉर्मूला एज शोन बिलो। देखिए कैसे दिखाया जाता है, यह है क्रिस्टलाइन ब्लू विट्रियोल, CuSO4 डॉट 5H2O, यानी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म वाले CuSO4 के लिए 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स है। फिर है क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है इसे, FeSO4 डॉट 7H2O, यानी एक FeSO4 फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल के लिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। फिर है क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा,
Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी एक सोडियम कार्बोनेट के जो वॉशिंग सोडा होता है उस मॉलिक्यूल के लिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में 10H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्रिस्टलाइन अलम जो है वो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, यहां पर भी डॉट है, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, तो इसमें 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किन में होता है? सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में ही होता है। ऑफ कोर्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नाम है तो ऑब्वियसली वो इसमें ही होंगे, क्रिस्टल्स में। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर पार्ट ऑफ द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल। उस क्रिस्टल के अरेंजमेंट के उस पैटर्न में ही वाटर मॉलिक्यूल्स उसका हिस्सा होते हैं, लेकिन उस मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं होते, उस अरेंजमेंट में होते हैं वो। On heating or just by keeping, the water of crystallization is lost and the crystalline shape of that part is lost. देखिए, अगर हम उसे हीट करते हैं या फिर ऐसे ही रख देते हैं और गर्मी के मौसम में वो क्या होता है कि उसमें से वाटर लॉस हो जाता है और वो क्रिस्टल्स कन्वर्ट हो जाते हैं पाउडर फॉर्म में, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइन शेप भी चला जाता है। आयनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्टिविटी। Prepare a solution of 1 gram of sodium chloride in 50 ml water. Take 2 electrical wires. Connect one wire to the positive terminal of 6-volt battery while connecting the other wire to the negative terminal of the battery. Include one switch and one holder with an electric bulb. देखिए क्या करना है, एक बीकर में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट लेना है 50 ml वाटर में, ठीक है। फिर उसमें 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स डालनी है। इलेक्ट्रिकल वायर का एक एंड निगेटिव एंड ऑफ द बैटरी को अटैच करना है और दूसरा एंड जो है पॉजिटिव एंड को अटैच करना है। 6 वोल्ट की बैटरी लेनी है। आप बल्ब लगा सकते हैं बीच में और एक स्विच लगा सकते हैं, ठीक है। और वो बीकर में वो वायर्स डुबो देने हैं, नेकेड वायर्स, यानी उसको छील कर, इंसुलेटेड वायर नहीं डालने, नहीं तो कोई फायदा नहीं, तो उसमें डालने हैं, ठीक है। फिर रिमूव द इंसुलेटिंग क्लैडिंग from 3 सेंटीमीटर पोर्शन ऑफ द अदर फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर्स। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का इंसुलेशन जो प्लास्टिक का कवर होता है वो निकालना है और यहाँ पर पूरी जिन्हें नंगी वायर कहा जाता है, एक्सपोज वायर, वो डालनी है, ठीक है। टेक द सॉल्ट सॉल्यूशन इन 100 ml कैपेसिटी बीकर एंड इमर्स द अनकवर्ड एंड्स ऑफ द 2 वायर्स इन इट कीपिंग द वायर इरेक्ट विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। तो इसमें 100 ml के इसमें 50 ml का सॉल्यूशन लेना है और वो वायर्स पूरे डालने हैं, उनको सपोर्ट देकर वैसे ही रखना है, वो टच नहीं होने चाहिए आपस में। फिर स्विच ऑन द करंट, नोट वेदर द बल्ब ग्लोज। Repeat the same procedure using solutions of 1 gram copper sulfate, 1 gram glucose, 1 gram urea, 5 ml dilute H2SO4 and 5 ml dilute NaOH each in 50 ml water। तो ऐसे ही हर बार सॉल्यूशन चेंज करना है, ये निकालना है। अगर बेस्ट पॉसिबल हो तो आप अलग अलग बीकर्स में ही लीजिए ये सारे सॉल्यूशंस। पानी में 1 ग्राम ग्लूकोज, फिर दूसरे बीकर में 1 ग्राम यूरिया, फिर तीसरे बीकर में 5 ml H2SO4, फिर चौथे इसमें 5 ml NaOH वगैरह, ये लेना है 50 ml वाटर में। अगर आपके पास एक ही बीकर है तो ये सॉल्यूशन निकालना है, उसको धोना है दोबारा, इस वायर्स को भी धोना है, फिर उसको डालना है, फिर चेक करना है, ठीक है। Record your observations in a table. Do not forget to clean the beaker and uncover part of the wires with water every time you change the solution. हर बार सॉल्यूशन चेंज करते समय पूरा धो लेना है, क्लीन। टेस्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए बेयर यानी नंगी इलेक्ट्रिकल वायर्स। देखिए विथ विच सॉल्यूशंस डिड द बल्ब ग्लो, कौन से सॉल्यूशंस के साथ बल्ब ये ग्लो करता है, चालू होता है। तो बल्ब चालू होता है यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। तो देखिए एक्सेप्ट ग्लूकोज एंड यूरिया, बाकी सभी सॉल्यूशंस में बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। विच सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, तो जिनमें बल्ब ग्लो करता है वो सारे सॉल्यूशंस जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जब इसमें से सॉल्यूशन में से
करंट पास हो जाएगा तभी बल्ब ग्लो करेगा ना, सर्किट कंप्लीट होगा तब. And this can happen only when the electric circuit is complete. In the above activity, the circuit is found to be complete when the aqueous solutions of NaCl, CuSO4, H2SO4 and NaOH are used. तो यहाँ पर बताया है कौन से solutions में वो बल्ब ग्लो करेगा. It means that these solutions are conductors of electricity. तो ये solutions जो है वो good conductors of electricity है. Electrons conduct electricity through electrical wires and ions conduct electricity through a liquid or a solution. देखिए इलेक्ट्रॉन्स जब वायर में से जा रहा है तब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और जब सॉल्यूशन में आ जाता है तब ये आयंस जो होते हैं, फ्री फ्लोइंग आयंस, इसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ठीक है, अभी ये जो है ये सारे कंपाउंड्स जो है वो आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें आयनिक बॉन्ड्स है, इसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस आर अवेलेबल. लेकिन ये जो है यूरिया हो गया या ग्लूकोज हो गया, इनमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता, इनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है. तो ये दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, क्योंकि उनमें आयंस नहीं होते, कैटायंस आयंस वगैरह नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज आयंस या निगेटिव. इट मीन्स दैट दीज सॉल्यूशन, अच्छा हाँ, electrons conduct electricity through electrical wires and ions conduct electricity through a liquid or a solution. Electrons leave the battery at the negative terminal, complete the electric circuit and enter the battery at the positive terminal. देखिए यहाँ से निगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऐसे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ पर आयंस ट्रैवल करते हैं. ये कैसे होता है आगे आपको पता चलेगा. फिर यहाँ पर फिर से आयंस आ जाते हैं, फिर यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंडक्ट होते हैं और फिर वो पॉजिटिव टर्मिनल में घुस जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे कंडक्टिविटी होती है. देखिए when there is a liquid or solution in the circuit, two rods, wires or plates are immersed in it. These are called electrodes. देखिए एक सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और जब उसमें वायर्स या इलेक्ट्रिकल प्लेट्स भी होते हैं, इनमें प्लेट्स अटैच किए जाते हैं, वायर्स को प्लेट्स अटैच किए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है. इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड. इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल से, सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं. The electrode connected to the negative terminal of a battery by means of conducting wire is called cathode. निगेटिव टर्मिनल को जो कनेक्टेड होता है उसे कहा जाता है कैथोड. यानी ये जो है निगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड जो है ये है कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच्ड होता है उसे कहा जाता है एनोड. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड एन एनोड. Why does the electric circuit get completed on immersing the electrodes in certain liquids or solutions? In order to understand this phenomenon, let us look more closely at the solutions in the above activity which were found to be electrical conductors. तो ये solutions कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. डिसोसिएशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. देखिए हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड्स वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके एक्वियस सॉल्यूशंस में उनका डिसोसिएशन होता है और आयंस सेपरेट हो जाते हैं. पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस और निगेटिवली चार्ज एनायंस ऐसे सेपरेट हो जाते हैं. In the above activity, it was found that the aqueous solutions of the compounds NaCl, CuSO4, H2SO4 and NaOH are electricity conductors. ये जो कंपाउंड्स है इनके एक्वेस सॉल्यूशंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स है, ये पाया गया. आउट ऑफ दीज NaCl and CuSO4 आर सॉल्ट्स, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. इनमें से NaCl और CuSO4 क्या है, सॉल्ट्स है. तो वो उनमें तो आयनिक कंपाउंड्स आयंस होंगे. फिर H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड जो है H प्लस आयंस बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होता है और H प्लस आयंस देता है, तो ये भी देगा आयंस. और NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है जो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होके OH माइनस और Na प्लस देगा, तो ये भी कंडक्टर है.
we have seen that salts, strong acids and strong bases dissociate almost completely in their aqueous solutions. हमने ये देखा है कि salts और strong acids और strong bases जो होते हैं वो पूरी तरीके से डिसोसिएट होते हैं कि aqueous solution में, उन पानी में जब डालते हैं तब. Therefore, the aqueous solutions of all these three contain large numbers of cations and anions. तो इसके कारण उनके सभी में लार्ज नंबर ऑफ कैटन्स और एनायंस अवेलेबल होते हैं उनके एक्वियस सॉल्यूशन में. ठीक है. अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिक्विड स्टेट इज द मोबिलिटी ऑफ इट्स पार्टिकल्स. देखिए सॉलिड सब्सटेंस में, देखिए सॉलिड सब्सटेंस में पार्टिकल्स मूव नहीं होते. ठीक है. ये समझ लीजिए एक इलेक्ट्रोड है, मेटल का रॉड है, तो कोई भी यहां पर जो मॉलिक्यूल, समझ लीजिए ये कॉपर का रॉड है, तो यहां पर जो कॉपर का मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, वो अपने आप चलकर यहां तक नहीं आ सकता. लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता, ये पूरा फ्री फ्लोइंग होता है. यहां पर जो पार्टिकल होगा वाटर का वो यहां पर आ सकता है, यहां का यहां आ सकता है. तो ये एक विशेषता है लिक्विड स्टेट की, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि मोबिलिटी ऑफ इट्स पार्टिकल्स, यानी इसमें लिक्विड सब्सटेंस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, मोबाइल होते हैं. Due to this mobility, the positively charged cations in the solution are attracted towards the negative electrode or cathode and move towards the cathode. देखिए इसके कारण क्या होता है, इसमें तो सारे अभी हमने जो भी NaCl डाला है समझ लीजिए, तो Na प्लस और Cl माइनस, कैटायंस और एनायंस ऐसे फ्री फ्लोइंग है इसमें पानी में, सॉल्यूशन में. ठीक है. तो जो अगर हम इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ये पॉजिटिवली चार्ज Na प्लस आयंस जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है. और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ ये निगेटिवली चार्ज Cl माइनस आयंस जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे. पहले तो वो फ्री फ्लोइंग थे, लेकिन जैसे ही हमने ये इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, उन पर चार्ज लगा दिया, तो ये फ्लो हो जाएंगे. ठीक है. तो कैथोड, इसे कैथोड क्यों कहते हैं? कैथोड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी तरफ कैटायंस अट्रैक्ट होते हैं. कैथोड की तरफ कैटायंस अट्रैक्ट होते हैं और एनोड की तरफ एनायंस अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड and move towards the cathode. On the other hand, the negatively charged ions move in the direction of the anode. The movement of ions in the solution towards the respective electrodes amounts to the conduction of electricity through the solution. तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. मेटल में जब होता है तब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. लेकिन जब सॉल्यूशन में होता है तब आयंस मूव होते हैं. आयंस मूव होते हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है. ठीक है. सॉल्यूशन में. From this you will understand that those liquids or solutions which contain a large number of dissociated ions conduct electricity. तो ऐसे solutions जिनमें बहुत ज़्यादा dissociated ions available होंगे वो बहुत अच्छे conductor of electricity होंगे. Try this. Electrolysis procedure. Take a solution of 1 gram of copper sulfate in 50 ml water in a 100 ml capacity beaker. देखिए एक 100 ml का कैपेसिटी का बीकर लेना है, उसमें 50 ml वाटर में 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है. ठीक है. यूज अ थिक प्लेट ऑफ कॉपर एज एनोड एंड अ कार्बन रॉड एज कैथोड. देखिए ये जो है कॉपर प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव एंड जोड़ना है बैटरी का, और कार्बन का रॉड लेना है ये, और उसे जो है वो निगेटिव एंड जोड़ना है बैटरी का. ठीक है. तो अरेंज द apparatus as shown in the figure and pass an electric current through the circuit for some time. देखिए ये ऐसे अरेंज करना है. ठीक है. यहाँ पर एक स्विच दिया है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है. ठीक है. और ये बैटरी जोड़ी है. ये छोटा वाला बैटरी का सिंबल ही आपको पता है, छोटी लाइन और बड़ी लाइन ऐसा होता है सिंबल, पैरेलल लाइंस, एक छोटी और एक बड़ी. छोटी लाइन वाला होता है निगेटिव एंड और बड़ी लाइन वाला होता है पॉजिटिव एंड. ठीक है. तो पॉजिटिव एंड को कॉपर का रॉड जोड़ना है और निगेटिव एंड को कार्बन का रॉड जोड़ना है. अभी देखना है, थोड़ी देर के लिए करंट पास होने देना है उनमें से. डू यू सी एनी चेंजेस
In the above activity, copper appears to have deposited on the portion of the cathode immersed in the solution. देखिए क्या, थोड़ी देर बाद जब आप ये कंडक्शन चालू रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तब थोड़ी देर बाद यहां पर जो कार्बन का रॉड है, जो कैथोड है, उसका जितना हिस्सा इस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है उसके ऊपर ये पूरा ऐसा कॉपर का एक लेयर जमा हो जाएगा, कॉपर का एक लेयर जमा हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। हाउ डिड दिस हैपन, कॉपर जो डूबा हुआ जो हिस्सा है उसी के ऊपर कॉपर जमा होगा कार्बन के, ठीक है। How did this happen? When an electric current started flowing through the circuit, the cations, that is Cu2 plus ions in the solution, got attracted towards the cathode. Cu atoms are formed when electrons coming out from the cathode combine with Cu2 plus ions. देखिए ये निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके अंदर अभी Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस आयंस फ्री फ्लो कर रहे हैं। जैसे हमने ये रॉड्स डाल दिए, उन पर चार्ज लगा दिया, तो ये निगेटिवली चार्ज कार्बन की तरफ ये Cu2 प्लस कॉपर 2 प्लस पॉजिटिव आयंस जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जब अट्रैक्ट हो जाएंगे, कैथोड की प्रॉपर्टी होती है, कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कैथोड में से, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ये, तो ये जब Cu2 प्लस, इसको तो इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो ये Cu2 प्लस जब यहां पर चिपक जाता है, तब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले वो उसमें से कॉपर एटम में चले जाते हैं, कॉपर आयन के एटम में, और ये बन जाता है कॉपर, Cu बन जाता है। तो ये Cu जब बन जाता है तब ये मेटल बन जाता है, ठीक है। Cu जो है वो तो मेटल है, तो ये ऐसे यहां पर चिपकने के बाद कॉपर मेटल बन जाता है, ऐसे धीरे धीरे कॉपर का मेटल का लेयर बन जाता है इसके ऊपर, ठीक है। Cu atoms are formed when electrons coming out from the cathode combine with the Cu2 plus ions. A deposit of the copper appeared on the cathode. Deposit यानी जमा होना, कॉपर जमा होता है। Even though the Cu2 plus ions in the solution were used up in this manner, the color of the solution remained the same, because while electric current was on, electrons were removed from the Cu atoms of the anode and sent to the battery through the electric wire. देखिए आपको जब ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, फिर भी ये सॉल्यूशन ब्लू का ब्लू ही रहता है। क्यों? क्योंकि यहां से कॉपर का जो प्लेट होता है ये, उसमें से ये Cu न्यूट्रल है, Cu जीरो चार्ज वाला है कॉपर प्लेट में, तो इस कॉपर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकालकर, हर एक कॉपर एटम में से इलेक्ट्रॉन्स दो दो निकालकर वो इसमें से रिलीज करवाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके कारण सॉल्यूशन जैसा है वैसा ही रहता है, ब्लू का ब्लू ही रहता है, ब्लू का ब्लू यानी CuSO4 का CuSO4 ही रहता है, ठीक है। Because while electric current was on, electrons were removed from Cu atoms of the anode. एनोड के कॉपर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाए जाते हैं हर एक कॉपर एटम में से, और वो निकाले जाते हैं, यहाँ पर फिर फ्लो होते हैं और यहाँ पर फिर से भेजे जाते हैं, ठीक है। The Cu2 plus ions formed in this manner entered the solution. In this way, decomposition of the solute in the solution took place due to the electric current. तो इसके कारण इस सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन हो गया, यानी टूट गया, Cu अलग हो गया और SO4 अलग हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस यानी टूटना, लिसिस यानी टूटना, और इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण या इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो टूटता है, लिसिस होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये सॉल्यूशन का लिसिस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। देयर आर टू पार्ट्स इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, दीज आर कॉल्ड कैथोड रिएक्शन एंड एनोड रिएक्शन। दो जगह पर दो रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। कैथोड पर कैथोड रिएक्शन होती है, एनोड पर एनोड रिएक्शन होती है। वो कैसे होती है वो नीचे लिखे हुए है, देखिए। द टू पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द अबव एक्टिविटी आर शोन बिलो। देखिए कैथोड के पास कौन सी रिएक्शन होती है, Cu2 प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu सॉलिड। देखिए यहां पर Cu2 प्लस आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से मिल रहे हैं इसको, और ये Cu सॉलिड बन रहा है, ये यहां पर डिपॉजिट हो रहा है, यानी यहां पर जमा हो रहा है। दूसरी तरफ एनोड रिएक्शन क्या है, Cu सॉलिड गिव्स Cu2 प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है Cu सॉलिड है, ये जो है
ये सॉलिड कॉपर है, ये यहां से निकलकर Cu2+ आयंस में बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये जो है पानी में धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। ये कॉपर का जो रॉड है वो डिकम्पोज हो जाएगा, यानी ये एक तरीके से डिजोल्व नहीं कह सकते, लेकिन इस पर कॉपर जमा होने लगेगा, ये मोटा होता जाएगा और ये पतला होता जाएगा, यानी इसमें से कॉपर निकलता जाएगा, ये दुबला होता जाएगा, इसे छेद आ जाएंगे, धीरे धीरे छेद पड़ेंगे और ये छोटा छोटा होता जाएगा और ये जो है मोटा मोटा होता जाएगा, इसके ऊपर कॉपर जमा होता जाएगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इट इज नेसेसरी फॉर द लिक्विड सॉल्यूशन to have a large number of dissociated ions for electrolysis to take place। ये हमेशा महत्वपूर्ण है, आवश्यक है कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए जो सॉल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में dissociated ions होने चाहिए। Therefore, substances which undergo dissociation to great extent in liquid state or a solution are called electrolytes। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने एक्वियस सॉल्यूशन में जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है या अपने लिक्विड स्टेट में बहुत ज्यादा आयंस, फ्री आयंस देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्ट जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसोसिएट होकर आयंस, फ्री आयंस देते हैं। Their solutions have high electrical conductivity. In other words, electrolytes are good conductors of electricity in their liquid or solution state। तो ये जो electrolytes होते हैं वो good conductors of electricity होते हैं। An assembly that consists of a container, electrolyte and the electrodes dipped in it is called an electrolytic cell। तो ये पूरी जो असेंबली है, ये पूरा जो सेटिंग है, बैटरी आ रही है इसमें, वायर, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये जो इलेक्ट्रोड्स इसमें डुबाए हुए हैं, तो इस सेटिंग को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। In the above activity, if electric current pass through the electrolytic cell for a long time, what change would be seen at the anode? देखिए हमने कैथोड के पास तो देखा, कैथोड पर जो है वो कॉपर जमा होते जाएगा, ये कैथोड मोटा होते जाएगा, और एनोड जो है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाएगा और ये दुबला होता जाएगा। ठीक है, ये डिसोसिएट होता जाएगा। वुड वाटर बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? देखिए वाटर हमने देखा है, वाटर बहुत कम डिसोसिएट होता है टू गिव H+ और OH- आयंस, बहुत कम H+ और OH- आयंस आते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन वाटर जो प्योर वाटर होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है, केवल वाटर होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको लगेगा कि अगर हम गीले हाथ से बटन्स को हाथ लगाते हैं, इलेक्ट्रिक बटन्स को, तो वो तो शॉक लगता है हमें। क्यों लगता है? तो क्योंकि वो प्योर वाटर नहीं होता, उसमें कई सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं। जब बारिश का पानी आता है, जब वो नदी में जाता है, नदी में से बहते हुए जाता है, तो जमीन में जो सॉल्ट्स होते हैं वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, उसके कारण वो कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। इफ प्योर वाटर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, करंट डज नॉट फ्लो इवन ऑन पुटिंग द स्विच। अगर प्योर वाटर लोगे आप, प्योर पानी, और उसमें इलेक्ट्रिक वायर्स भी डालोगे, तो वो आपको शॉक नहीं लगेगा, आपको कोई बल्ब नहीं जलेगा। From this we learn that pure water is a bad conductor of electricity and we have already seen the reason behind this। क्योंकि इसका रीजन क्लियर है कि उसमें बहुत कम डिसोसिएट होता है, H+ और OH- बहुत कम निकलते हैं आयंस। The concentration of H+ and OH- ions formed by dissociation of water is very low, only 1 × 10⁻⁷ mole per liter of each ion. However, the electrical conductivity of water increases on mixing a small amount of salt or a strong acid base in it to their dissociation and electrolysis of water takes place। अगर उसमें कुछ सॉल्ट मिक्स किए गए हैं थोड़े बहुत मात्रा में, और या एसिड या बेस मिक्स किया गया है स्ट्रॉन्ग, तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं उसमें आयंस, और वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। अभी देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है, यानी ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन करना वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करना। एक्टिविटी: डिसॉल्व 2 grams of salt in 500 ml of pure water,
take 250 ml of this solution in 500 ml capacity beaker, connect two electrical wires to the positive and negative terminals of a power supply, remove the insulating cladding from about 2 cm portions at the other ends of the wires. These are the two electrodes. देखिए वायर्स लेने हैं, ठीक है, बैटरी के साथ एक प्लस चार्ज से कनेक्ट करना है, प्लस पॉजिटिव एंड को, और दूसरा निगेटिव एंड को कनेक्ट करना है। वो पूरा उसकी उस वायर का इंसुलेशन निकालना है और उसमें डुबोना है, और हर एक वायर के एंड के ऊपर ऐसे टेस्ट ट्यूब, उल्टी टेस्ट ट्यूब रखनी है, ठीक है। ये बीकर में सॉल्ट डालना है थोड़ा सा और पानी डालना है। फिल टू remove the insulating cladding from about 2 cm portions of other ends of the wires. These are the two electrodes. Fill two test tubes up to the brim with the prepared dilute salt solution. Invert them on the electrodes without allowing any air to enter. उनमें डाल देना है। देखिए बिल्कुल हवा नहीं जाने देना है, पूरा पानी भर लेना है इनमें। देखिए ये जो है ये कैसे यहाँ गैस आ गया वो बाद में पता चलेगा आपको, लेकिन पूरा पानी से भरना है उस टेस्ट ट्यूब को, बिल्कुल हवा नहीं जाने देनी और पूरा ऐसा उल्टा करके रखना है। Invert them on electrodes without allowing air to enter. Start the electric current under 6 volt potential difference from the water's power supply. Observe what happens in the test tubes after some time. बैटरी कनेक्ट करनी है, स्विच ऑन करना है और देखना है क्या होता है। Did you see the gas bubbles forming near the electrodes in the test tubes? आपको दिखाई देगा थोड़ी देर बाद गैस बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे आपको इसमें से, दोनों इलेक्ट्रोड्स में से। Are these gases heavier or lighter than water? ये गैसेस लाइटर, हल्के होंगे पानी से, तो इसके कारण वो पानी नीचे चला जाएगा और ऊपर ये गैस जमा हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में। Are the volumes of the gases collected over the solution in the two test tubes same or different? देखिए इसमें जितना, समझ लीजिए 2 ml ऑफ गैस यहां पर जमा हुआ है तो यहां पर 4 ml ऑफ गैस जमा होगा। तो कैसे है, क्या है, आगे पता चलेगा। It is found in the above activity that the volume of the gas formed near the cathode is double that of the gas formed near the एनोड। कैथोड के पास जितना गैस बन रहा है वो डबल है मात्रा में, अमाउंट में, वॉल्यूम में, कंपेयर टू एनोड। साइंटिस्ट हैव शोन दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म नियर द कैथोड एंड ऑक्सीजन नियर द एनोड। तो कैथोड के पास जो है वो हाइड्रोजन गैस बनता है और एनोड के पास ऑक्सीजन गैस बनता है। तो हाइड्रोजन डबल बन रहा है अमाउंट, वॉल्यूम में ऑक्सीजन के, तो इसके कारण फॉर्मूला बनाते समय H2O लिखा जाता है, H2O, ठीक है। From this it is clear that electrolysis of water has taken place and its constituent elements have released। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस यानी ब्रेकडाउन हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, H2O, तो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होकर H2 अलग हो रहा है और O2 अलग हो रहा है, ऑक्सीजन। The concerned electrodes reactions are as follows। कैथोड के पास कौन सी रिएक्शन होती है, 2H2O liquid plus 2 electrons gives H2 gas plus OH minus aqueous। एनोड के पास 2H2O liquid gives O2 gas plus 4H plus aqueous plus 4 electrons। Test the solutions in the two test tubes by litmus paper, what do you see। देखिए उस टेस्ट ट्यूब में जब हम लिटमस पेपर से उसके सॉल्यूशंस चेक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये पूछा है, तो आप ये चेक करके देख सकते हैं। रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 एज वेल एज डाइल्यूट NaOH एज द इलेक्ट्रोलाइट। वैसे भी ये हो जाएगा। There are many applications of electrolysis of electrolytes, collect information about them। इसके यूजेस भी कई सारे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए आप गूगल पर डाल सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें कई सारे एप्लीकेशंस आपको दिख जाएंगे। उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस, यानी जो पॉली गोल्ड प्लेटेड वगैरह गहने होते हैं ना, यानी बीच अंदर से वो कोई और मेटल होता है लेकिन ऊपर केवल गोल्ड का पॉलिश लगाया हुआ होता है, तो वो कैसे बनाया जाता है, तो उस पर गोल्ड का, जैसे हमने देखा ना कार्बन रॉड के ऊपर यहाँ पर कॉपर जमा हो जाता है,
इस एक्सपेरिमेंट में, वैसे ही यहाँ पर लगाया जाता है वो अंदर वाला, समझ लीजिए बैंगल्स है, बैंगल के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करनी है, गोल्ड की पॉलिश लगाए, तो यहाँ पर बैंगल वो डुबो कर रखी जाती है और इसको चार्ज लगाया जाता है वायर। तो यहाँ पर ये गोल्ड का होता है, तो ये जो है यहाँ पर गोल्ड का लेयर जमा हो जाता है, तो ऐसे गोल्ड के पॉलिश वाले गहने बनते हैं। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस। आप और भी एप्लीकेशंस देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।